हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप, जिसे हम हिंदी में नागरिकता भी कहते हैं। अभी तक हमने भारतीय संविधान की श्रृंखला में 5 से 6 लेक्चर कवर कर लिए हैं। जिसे आपने नहीं सुना हो तो इसे ज़रूर सुने। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो लगातार आपको मिलती रहेगी। तो बहुत ज़रूरी है किसी भी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं सिटीजनशिप। उससे पहले मैं बता दूं कि आप हमारे इस लेक्चर का जो पीडीएफ है उसे टेलीग्राम ग्रुप पे पाना चाहते हैं तो आप दिए गए इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। इस टेलीग्राम ग्रुप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। ये देखिए, तो टेलीग्राम ग्रुप है, ये आप देख रहे हैं, सक्सेस विद आरम टेलीग्राम ग्रुप है। राइट फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नागरिकता, जिसे हम अंग्रेजी में सिटीजनशिप कहते हैं। इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे, देखिए इसमें हम समझेंगे कि नागरिकता आखिर होती क्या है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, और नागरिकता अधिनियम 1955 क्या था, नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, और एकल नागरिकता क्या होती है। इसके बारे में तमाम चर्चाओं को देखते हुए एक अच्छी खासी समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे। देखिए, नागरिकता का अर्थ होता क्या है। सीधी सी सिंपल सी परिभाषा में बताऊं तो परिभाषा ये है कि नागरिकता से आशय यह है कि ऐसे मेंबर या ऐसे सदस्य जो किसी राज्य के पूर्ण सदस्य है, याद रखें, ऐसे मेंबर या ऐसे सिटीजन्स जो किसी राज्य के पूर्ण सदस्य हैं तथा इन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन से अधिकार? सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं और पूर्ण सदस्य हैं। तो एक सीधी सी सिंपल सी परिभाषा इसे इस तरह से ले सकते हैं कि नागरिकता या नागरिक कौन है, तो नागरिक वो हैं जिन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, साथ ही वे पूर्ण सदस्य हैं किसी भी राज्य के, मतलब कंप्लीट मेंबरशिप उनके पास है, उन्हें हम नागरिक कहते हैं। ठीक है। और विदेशी कौन है? जिनके पास पूर्ण सदस्यता नहीं है और जिन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है, वे विदेशी होंगे। राइट। अब बढ़ते हैं आगे कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को क्या क्या अधिकार और क्या क्या विशेष अधिकार दिए गए हैं इंडियन सिटीजनशिप के संदर्भ में। देखो, कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारतीय नागरिकों को उनके राइट्स के लिए, उनके विशेषाधिकारों के लिए दिए गए हैं। तो आर्टिकल 15 को समझते हैं। आर्टिकल 15 जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का विभेद नहीं करता है और सभी तरह के विभेद का प्रतिषेध भी करता है। तो अनुच्छेद 15 आप समझ चुके होंगे क्या कहना चाहता है। अनुच्छेद 15 कहना चाहता है कि किसी भी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा, चाहे वो धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे मूल वंश हो, चाहे लिंग हो, चाहे जन्म स्थान के आधार पर हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का ये। इसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 समता का अधिकार देता है। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी चर्चा समय समय पर अखबारों में आपको देखने को मिलेगी, चाहे आरक्षण के संदर्भ में, चाहे अधिकारों के संबंध में, महिला अधिकारों के संबंध में। तो इसे ध्यान रखें। अब देखते हैं आर्टिकल 19, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार चर्चा में होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर। तो स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत, यहाँ पर हमें बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता या कहीं भी रहने की स्वतंत्रता और अपनी मर्जी का व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 हमें देता है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 29 और 30 पे आते हैं, जो कि भारतीय नागरिकों को विशेष अधिकार के रूप में दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बात ये जान लो कि ये जितने भी अधिकार हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं है ये अधिकार। तो अब वापस से मैं लेके आता हूँ आपको उसी पॉइंट पर। आर्टिकल
29 और 30 पर। आर्टिकल 29 और 30 दोनों ही प्रोविज़न ऐसे हैं जो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित हैं, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ प्रोविज़न है जो कि केवल सिटीजनशिप को दिए जाते हैं, केवल नागरिकों को दिए जाते हैं। देखो, जैसे कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान है। नागरिक कौन है? नागरिक ऐसे मेंबर हैं जो पूर्ण सदस्य हैं और इन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। अब वापस दूसरे प्रोविजन पे चलते हैं। संसद और राज्य विधानमंडल में चुनाव लड़ने का अधिकार भी केवल सिटीजन्स को होता है। उसके बाद कोई सार्वजनिक पद हो, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इन सभी की योग्यता केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है। अब देखते हैं भारतीय नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं, उन्हें कर्तव्य को जानना बहुत ज़रूरी है। तो भारत के नागरिकों के प्रति भारत के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कि उन्हें टैक्स का भुगतान करना है, उन्हें राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, उन्हें राष्ट्रगान का सम्मान करना है और देश की रक्षा करना है। तो चारों ही कुछ कर्तव्य हैं जो हमें निभाने चाहिए हर व्यक्ति को, टैक्स पेयर के रूप में भी, राष्ट्रध्वज के सम्मान के रूप में भी, राष्ट्रगान के सम्मान के और देश की रक्षा के सम्मान में भी। अब हम एक छोटा सा अंतर समझ लेते हैं कि भारत और अमेरिका में नागरिकों के राष्ट्रपति बनने की शर्तें क्या क्या है, कंडीशंस क्या क्या है। देखो, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। केवल वहाँ पर अमेरिका में जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो भारत में क्या होता है, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, वहीं अमेरिका में केवल ऐसा व्यक्ति है, केवल वहाँ जन्म लिया है, उसे ही राष्ट्रपति बनने का अधिकार है। अब कुछ संवैधानिक उपबंध हैं जो कि संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं और 2 नागरिकता से संबंधित है, और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसमें प्रोविजंस हैं नागरिकता से संबंधित। तो भाग 2 में कहा गया है कि इंडियन सिटीजनशिप के बारे में पूरी चर्चा है और इसके प्रोविजंस के रूप में बांट रखा है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में। तो यहाँ देखते हैं कि ये क्या क्या कहना चाहता है। तो इन प्रोविजंस में क्या क्या किया गया है। देखो, नागरिकता के हनन की चर्चा नहीं की गई है, ठीक है, हनन की चर्चा नहीं की गई है। इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है, केवल उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे, और संसद को ये राइट है कि नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, जैसे कि बनाए हैं 1955 में, अभी भी कई तरह से 19 में भी इस तरह की नागरिकता बनी है। तो ये हमें समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। संविधान लागू होने के बाद 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। वो श्रेणियाँ कौन कौन सी उन्हें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रेणी है, व्यक्ति के रूप में बात करें तो भारत का मूल निवासी हो, भारत का मूल निवासी हो, और इसमें क्या होगा, जन्म भारत में हुआ हो या माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 साल पहले भारत में रहा हो। ये कंडीशन होती है भारत का मूल निवासी के संदर्भ में। दूसरा व्यक्ति कौन होता है, पाक से भारत आया हो, पाकिस्तान से भारत आया हो, यदि माता या पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में से कोई पैदा हुआ हो। दोनों शर्तें, पहली शर्त क्या है कि पाकिस्तान से आया हो, माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत के रूप में भारत में पैदा हुआ हो, और 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवासन की तिथि से उनमें सामान्यतः भारत में निवास किया हो। फिर एक और चीज़, कंडीशन और है कि 19 जुलाई 1948 या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो तथा वह भारत में नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास जरूरी है, आर्टिकल 6 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 6 के तहत ऐसा कहा गया है। तो अनुच्छेद 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया है, कहाँ से आया है, पाकिस्तान से भारत आया है, और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं और निम्न में से
कोई 2 शर्त पूरी करते हैं। पहली शर्त यह है कि वह 19 जुलाई 1948 से पहले स्थानांतरित हुआ है और उसका जो माइग्रेशन की तिथि से संबंधित भारत की बात हो तो भारत में निवास करता हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया है तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, लेकिन व्यक्ति पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास होना जरूरी है। यह आर्टिकल 6 में कहा गया है। संविधान की भाषा बहुत ही टेक्निकल है और इसे समझना बार बार पढ़ के बार बार याद करके ही समझा जा सकता है इन आर्टिकल को तो विशेष तौर पर। अब आर्टिकल 7 को देखते हैं। 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है ऐसी व्यक्ति के बारे में बात करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद 1947 के बाद भारत में पाक स्थानांतरित हो गया हो, बाद में फिर से लौट आया हो तो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, कैसे बन सकता है? उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत में रहना होगा, आर्टिकल 7 कहता है। अब आर्टिकल 8 पे चलते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है? माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन भारत के बाहर रह रहे हों फिर भी नागरिक बन सकते हैं। मतलब जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसमें आज़ादी से पहले पैदा हुए हों लेकिन भारत के बाहर रह रहे हों, ऐसे में वो नागरिकता कैसे ले सकते हैं? तो भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण एक तरह से डिप्लोमेटिक रूप से होगा या पार्षद प्रतिनिधित्व के रूप में किया जाएगा। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वालों के लिए बनाई गई है, अनुच्छेद 8। तो ये काफ़ी टेक्निकल अनुच्छेद है, उन्हें इस तरह से याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं नागरिकता से संबंधित अन्य प्रावधान क्या है। देखो अनुच्छेद 9 कहता है, आर्टिकल 9 कहता है कि स्वेच्छा से हम किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो हमारी इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप समाप्त हो जाती है, तो उसे भारत का नागरिक भी नहीं माना जाएगा। तो किसी और देश की हमने सिटीजनशिप ले ली और जब हमने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली तो इंडिया की जो सिटीजनशिप है स्वतः ही समाप्त हो जाती है और उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाता है। आर्टिकल 10 में कहा गया है कि संसद इस प्रकार से विधि का निर्माण कर सकता है और प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, यदि संसद इस प्रकार से किसी विधि का निर्माण करे तो भी उसमें इस संदर्भ में बात की जा सकती है। उसके बाद देखो संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता के अर्जन, समाप्ति और नागरिकता के विषयों पर कानून भी बना सकती है, आर्टिकल 11 में कहा गया है। तो तीनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 में कहा गया है कि नागरिक उसे समझा जाता है जो यदि संसद किसी प्रकार का विधि निर्माण कर दे और उसे नागरिकता का दर्जा मिल जाए तो भी उसे नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 11 के तहत कि नागरिकता के अर्जन, समाप्ति या फिर नागरिकता से संबंधित कोई कानून विषय बना दे तो भी हो सकता है। और किसी देश की नागरिकता हम ग्रहण कर लेते हैं तो स्वतः ही हमारी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, अनुच्छेद 9 के तहत। तो इस तरह से हमने पूरे सिटीजनशिप के प्रोविजंस थे उनको अच्छे से समझने की कोशिश की। अब हमारा अगला टॉपिक होगा इसी का पार्ट 2, जिसे हम नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि ये सिटीजनशिप का जो एक्ट था वो क्या था, राइट। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। बहुत इंपॉर्टेंट PDF आपको समय समय उपलब्ध होते रहते हैं, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है ताकि सारी अपडेट्स मिलती रहेगी और लगातार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी और ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्प्रेड और शेयर करें। थैंक यू।